Hello friends, welcome back. A new video is here. Hope you all are doing fine. In our previous video, we start a new topic, elasticity of demand, in which we discussed about price elasticity of demand. Also हमने डिस्कस किया था कि there are three types of elasticity of demand. But in previous video हमने सिर्फ price elasticity of demand जो है cover किया था. Now in this video we will discuss about the other types of elasticity of demand. So let's start. Firstly, cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand क्या होती है? Cross elasticity of demand क्या होती है? Cross elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in the price of another commodity. हम price elasticity of demand में क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा प्राइस जब बढ़ता है या कम होता है तो उससे हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं. बट एज द नेम सजेस्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस का मतलब है कि क्रॉस कनेक्शन है. दैट इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि यहाँ पे वहाँ पे एक गुड इन्वॉल्व होती थी, यहाँ पे हमारी जो है दो गुड्स इन्वॉल्व हैं. कि जिससे हमें ये पता चले कि एक गुड के जो चीज जो गुड्स दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं कि उन दो गुड्स के चेंज होने से हमारी जो डिमांड है एक गुड के प्राइस बढ़ने से जो हमारा डिमांड है उस गुड रिलेटेड गुड्स की डिमांड है वो कितनी चेंज हो रही है. राइट. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी में हम लोग रिलेशन देखते हैं. इन केस अगर प्राइस टी का अप हो जाता है तो हमारी जो डिमांड है वो कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाती है. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी टी का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड है वो कम हो जाती है. राइट. दिस इज नोन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है इसका फॉर्मूला. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम समेशन अगर निकालते हैं तो हमारे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स समेशन कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, हमारे प्राइस में कितना चेंज आया. राइट. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के. अगर प्राइस जो है कॉफ़ी का वो राइज करता है फ्रॉम 10 to 15 रुपीज़, देन कहते हैं एज अ रिजर्व जो कंज्यूमर की डिमांड है एज अ रिजर्व मतलब मीन्स कि अगर कंज्यूमर ने ये देख के चले कि रैशनल कंज्यूमर है तो फिर वो क्या करेगा, उसकी जो डिमांड है टी के लिए वो इंक्रीज कर जाएगी. कितनी इंक्रीज करेगी, फ्रॉम 30 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स. तो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करना है बिटवीन टी एंड कॉफ़ी का. सो लेट्स फाइंड आउट. सपोज कहते हैं अगर हम टी एंड कॉफ़ी को गुड एक्स और गुड वाई लेके चलें तो हमारा जो फॉर्मूला था जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था तो हमारा क्या था, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय वेट चेंज इन प्राइस वाई डिवाइडेड बाय quantity x divided by change in price of the commodity, price of the product divided by quantity of the product. So हमारी जो टी की डिमांड थी वो पहले कितनी थी, पहले थी 30 ग्राम्स, बाद में कितनी होगी 40. चेंज कितना आया 10 ग्राम्स का. राइट. तो प्राइस में कितना चेंज आया, पहले था 10 बाद में 15 तो कितना चेंज आया टोटल 5 इंटू पहले कितनी थी कितना सॉरी हाँ जी पहले कितनी डिमांड प्राइस था 10, पहले डिमांड कितनी थी 30. तो हम जब समेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2:3. राइट. The coefficient of cross elasticity is 2 divided by 3, which shows that quantity demanded for tea increases 2% when price of coffee rises by 3%.
तो अगर हम समेशन निकालें जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो तो 2% इंक्रीज कर रही है, बट प्राइस में कितना चेंज आया है? 3%। तो ये हम इसको समेशन करके निकाल सकते हैं ना। हम कह सकते हैं ना कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक क्यों है? बिकॉज जो इसकी यूनिटी इज लेस, बिकॉज इट इज लेस देन यूनिटी। 1 से नीचे जा रही है ना इसकी वैल्यू। अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें पता ही चल रहा है 0.66 आ रही है, विच इज लेस देन यूनिटी, राइट। एक सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से कम आ रही है, 1 से लेस देन आ रही है। तो दैट मीन्स हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक है। अगर इलास्टिक होती तो हमारे प्राइस कम चेंज होता है, बट हमारी डिमांड में जो है ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, राइट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts, or it can be concluded as 3 terms: positive cross elasticity of demand, negative cross elasticity of demand, and zero cross elasticity of demand. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है जो गुड्स होंगी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होएगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था पॉजिटिव रिलेशन कौन से गुड्स में होता है, कौन से गुड्स में होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्यों होता है? बिकॉज एक का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड बढ़ती है। एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, दूसरे की डिमांड भी कम होती है। इफ x and y are substitute goods, a fall in the price of good y will reduce the quantity demanded of good x. कहते हैं एक्स एंड वाई अगर सब्सिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, अगर गुड वाई का प्राइस फॉल करता है तो हमारी जो डिमांड है गुड एक्स की वो क्या है? कम हो जाएगी। सिमिलरली एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई विल रेज द डिमांड फॉर गुड एक्स। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर एक्स गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी। देयर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा कि बिकॉज जो सेकंड प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो रही है। अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड कम होएगी, तो भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, तो भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप ही रहेगा। अभी जैसे एज शोन इन द डायग्राम, क्वांटिटी प्राइस ऑफ कॉफी, क्वांटिटी ऑफ टी। तो प्राइस जो है हमारा बढ़ा कॉफ़ी का, वही हमारी उतनी डिमांड बढ़ गई। तो जो दोनों में रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। क्वांटिटी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, price is taken on y axis. When the price of coffee increases from OY to OY1, बिल्कुल द डिमांड जो है वो इंक्रीज कर गई हमारी फ्रॉम OX to OX1। डिमांड कर्व शोज पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ बोथ द गुड्स। दिस इज नोन एज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं वो गुड्स होती हैं जिनको कि हम जॉइंटली डिमांड करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा तो हमारी उससे रिलेटेड जो गुड्स होएंगी उसका जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल क्या है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेन एंड पेपर, अगर पेन का प्राइस इनकेस बढ़ गया तो जो हमारी पेन को हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं पेपर, तो फिर उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। देयरफॉर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होती है, बिकॉज ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। जबकि सब्स्टिट्यूट में हमने कौन सा रिलेशन पढ़ा था? हमने वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा था कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ रही है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड भी कम हो रही है। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन। जैसे कि ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ कार, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। जैसे ही हमारा जो प्राइस है कार्स का कब बढ़ गया, वैसे ही जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है पेट्रोल की वो भी कम हो जाएगी। बट जैसे ही अगर उसका प्राइस रिड्यूस हुआ
तो हमारी क्या होएगी, जो डिमांड होएगी पेट्रोल की वो बढ़ जाएगी, राइट। ये चीज़ शो करता है कि दोनों में क्या है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कि जैसे ही प्राइस इधर बढ़ा तो वैसे ही जो डिमांड बढ़गी, सॉरी डिमांड कम होगी, x यूनिट से x1 होगी ना। पहले डिमांड ये ओरिजिनल डिमांड थी, बट अब कम हो के कितनी होगी, x1 होगी, क्यों, बिकॉज जो कार्स का है प्राइस इंक्रीज कर गया। तो डिमांड शोज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। Unrelated goods. If the two goods are unrelated, a fall in the demand for good Y has no effect whatsoever on the demand for the good like car. जब दो गुड्स एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रही, तो फिर अगर एक का प्राइस बढ़ भी रहा है तो दूसरे की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो इन दैट केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है क्वांटिटी ऑफ कार, ये है प्राइस ऑफ सॉल्ट। अगर प्राइस ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का प्राइस वाई से y1 भी हो रहा है, इफ इन केस प्राइस ऑफ गुड y फ्रॉम OY टू OY1, द डिमांड फॉर गुड कार रिमेन्स द सेम। पहले डिमांड इतनी थी, फिर इतनी हुई, तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो तो सेम ही है। इन केस चाहे प्राइस ये हो चाहे प्राइस ये हो, हमारी डिमांड कर्व तो चेंज ही नहीं होएगी। दिस इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन बहुत ही वास्ट और डिटेल्ड टॉपिक है जिसको की स्टडी करना ज़रूरी होता है, तो उसमें भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो हमें मेजर करने में हेल्प करती है, डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प करती है, प्राइसिंग हेल्प करती है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी हम इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ की डिमांड की को स्टडी करते हैं। देन आ जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, अभी पहले हम गुड्स और प्राइस का रिलेशन पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ेंगे गुड्स और इनकम का रिलेशन, कि किसी पर्सन की इनकम के चेंज होने से जो हो उसकी डिमांड है उस पर क्या चेंजेस आते हैं, राइट। Other things remaining the same, it is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in consumers income। कहते अदर थिंग्स जो है हमेशा सेम रहेंगे, बट ये क्या हमें पता करना, यहाँ पे क्या पता चलता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कि किसी पर्सन की किसी कमोडिटी के लिए जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज करती है, बट चेंज किसकी वजह से आ रहा है, चेंज बाय कंज्यूमर्स इनकम। In other words, income elasticity of demand measures by how much the quantity demanded changes with respect to change in income, कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अगर हमारी इनकम में चेंजेस आते हैं, राइट। फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय दोनों इनकम्स को प्लस करना है और दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस करना है। इसका फॉर्मूला सेम सिमिलर सा ही है, क्रॉस इलास्टिसिटी है बस, बट यहाँ पे चेंज क्या है, वहाँ पे सिर्फ हम इनिशियल लेते होते थे, यहाँ पे हमने दोनों को प्लस करके उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, प्राइस एक्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, ये था। अब यहाँ पे हमने दोनों को प्लस कर दिया, इनिशियल भी और न्यू भी, न्यू प्राइस को भी न्यू प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस, न्यू क्वांटिटी प्लस इनिशियल क्वांटिटी, दोनों को प्लस करके जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, राइट। प्रैक्टिकल अगर हम देखें, एग्जांपल लेते हैं, सपोज कहते हैं इनिशियल इनकम थी पर्सन की 2000, क्वांटिटी डिमांडेड थी कमोडिटी बाय हिम इज़ 20 यूनिट्स। अगर उसकी इनकम इंक्रीज की करी 3000 यूनिट 3000 रुपीज़ होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम आल्सो इंक्रीजेज बाय 40 यूनिट्स। अभी हमने फॉर्मूला देखा है पीछे, क्या फॉर्मूला था, क्वांटिटी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, सॉरी प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे, इनकम आएगा, ओरिजिनल इनकम प्लस न्यू इनकम, ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी 20 यूनिट्स, अब कितनी है 40 यूनिट्स, 20 डिवाइड माइनस करना है ना, चेंज इन इनकम कितनी आई है 1000,
मल्टीप्लाई बाय, दोनों को प्लस कर लो, 2000 प्लस नहीं 2000 प्लस 3000 5000, ऑन द अदर हैंड 20 प्लस 40 60 यूनिट्स, 1/5, सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, इनकम हमेशा ऊपर आएगी, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, मैंने गलती से फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था। सॉरी ये वाली साइड उल्टी लिख दी थी, वेट मैं दोबारा करती हूँ। एक तो फॉर्मूलाज में इतनी कंफ्यूजन सी हो जाती है, तभी मैंने कहा है कि थोड़ा ध्यान रखना। इनकम मल्टीप्लाई बाय 5000 इनकम होगी, डिवाइड बाय 60, 1315, आंसर इज 5/3 कि हमारी जो इनकम में चेंजेस आ रहे हैं 3%, ऑन द अदर हैंड जो हमारी क्वांटिटी में चेंज आया हमारा 3% ड्यू टू चेंज इन दी 5% चेंज इन इनकम। ये था फॉर्मूला आप लोग एग्जाम के लिए ना थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही जो हमने तीनों क्रॉस इलास्टिसिटी की पढ़ी है वही सेम हमारी इनकम इलास्टिसिटी के लिए। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है वो 3 टाइप्स में उनको हम कैटेगराइज करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी, right, negative and zero. So shall start. इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को 3 टर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। उसका फर्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी से ही आप लोगों को मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है उसका, आप लोगों को पता चल रहा है ग्रेटर देन यूनिटी मीन्स जो हमारी इनकम है वो कम चेंज करेगी, बट जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होएगी, ज़्यादा चेंज करेगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज सेड टू बी इनकम ग्रेटर देन यूनिटी। जो हमारी इनकम है उसमें तो जस्ट इतना सा चेंज आया है, बट जो हमारी क्वांटिटी है वो देखो कितनी राइज करेगी, OQ टू OQ1, देखो कितना प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा है, देखने से ही पता चल रहा है। दिस इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, बिकॉज जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी ज़्यादा राइज करी है, बिकॉज जो हमारी डिमांड है वो क्या होएगी इस टर्म में, इलास्टिक, मोर इलास्टिक, तभी इतना चेंज आया ना। अगर इन इलास्टिक होती तो फिर हमारा चाहे 5% 50 रुपीज़ का चेंज आ जाए, चाहे 200 रुपीज़ का चेंज आ जाए, बट जो हमारी डिमांड है वो कम चेंज होती है। बट इसमें क्या है, हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंज हो रही है, देयरफॉर दिस इज नोन, इट इज़ सेड टू बी कि डिमांड जो है वो हमारी क्या है, इलास्टिक, राइट। इनकम इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी का मतलब है proportionate change in income is equals to proportionate change in quantity demanded. Percentage change in quantity demanded for a commodity is equal to the percentage change in income of the consumer, जिसमें जो है वो equal proportionate change आया दोनों चीज़ों में, that is known as income elasticity equal to unity। जितना हमारी इनकम चेंज होएगी उतनी ही हमारी क्वांटिटी चेंज होएगी, दोनों इक्वली चेंज होएंगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, राइट। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी मीन्स जो हमारी इनकम है वो तो ज़्यादा बढ़ रही है, बट जो हमारी डिमांड है वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी की बढ़नी चाहिए थी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी कम इंक्रीज करी है, बट जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज करी है। एज शोन इन फिगर सी, इनकम तो हमारी डबल चेंज होगी, बट जो हमारी क्वांटिटी है वो सिर्फ इतनी सी चेंज हुई। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारी डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक।
अगर इलास्टिक थी तभी ज़्यादा चेंज आ जाता है, अगर थोड़ा सा भी प्राइस गिरता है या बढ़ता है। बट इसमें क्या है, हमारा जो इनकम इतनी ज़्यादा चेंज होगी बट हमारी डिमांड तो है वो तो बहुत कम ही चेंज हुई है। देयरफॉर वी कैन से दैट आवर डिमांड इज इन इलास्टिक। Negative income elasticity of demand. Negative income elasticity means quantity demanded decreases with the rise in the income of the consumer and vice versa. तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम बढ़ती है तो कौन सी गुड्स की डिमांड है जो गिरती है, वो कौन सी गुड्स होती हैं? नेम दैट दीज आर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होते हैं ना, जैसे ही हमारी इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है तो फिर हम सोचते हैं कि हम अभी मतलब अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें खाएंगे। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी अपनी, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हो, कि अगर हम पहले टॉप रेमन की नूडल्स खाते थे बट जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो फिर हम लोग अभी मैगी चूज़ करते हैं, क्यों? बिकॉज मैगी का टेस्ट अच्छा होता है। तो फिर अब हम टॉप रेमन को नहीं चूज़ करेंगे, ना ही उसकी क्वांटिटी को डिमांड करेंगे उसके लिए। तो फिर क्या होता है, दिस इज़ द केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई उनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये देखिए, पहले जो हमारी इनकम थी इतनी थी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी इतनी। जैसे ही हमारी इनकम राइज हुई तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिवर्स चलेगी, हमने अपनी जो डिमांड है वो कम कर दी। This is the case of inferior goods. Then zero income elasticity of demand. Zero income elasticity of demand का मतलब है कि जहाँ पे हमारा जो है कि डिमांड चेंज ही नहीं होती, इधर की हमारी इनकम बढ़ रही है, इधर हमारी इनकम कम हो रही है। जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद एनी राइज और फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहते हैं कि चाहे इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है, बट जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द केस ऑफ जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? वो हमेशा जीरो रहेगी, राइट? दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अभी हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके जो मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊँगी, बिकॉज थोड़े कंफ्यूजिंग से है ना, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, फिर जो बीच में उनके फॉर्मूलाज को भी रिवाइज हो जाएगा। तो फिर मैं ये सारे टॉपिक्स आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करवाऊँगी। सो थैंक यू।